नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और क्लास 9 का आज चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ऑल स्टूडेंट जो क्लास 9th में हैं और साइंस पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर 1 का जो अगला टॉपिक है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो पदार्थ के गुण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने पिछली बार भी क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पदार्थ के जो गुण होते हैं उनके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से ही पदार्थ के जो मौलिक गुण हैं उसमें आते हैं। जिस प्रकार से जो ठोस होता है, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं जिसे हम ठोस कहते हैं, तो उनके अंदर जो अंतर आणविक बल होते हैं, जो छोटे छोटे कण अणु होते हैं, वो उनके बीच गैपिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। अगर उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर लिक्विड की बात करते हैं, अगर द्रव की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो आकर्षण का गुण होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनके अंदर जो अणुएं होते हैं वो ज़्यादा दूरी पे होते हैं और उनके बीच गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आकर्षण का गुण उनके अंदर भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम होता है इन कंपेरिजन टू ठोस। ठोस की सबसे ज़्यादा आकर्षण का गुण होता है और लिक्विड में थोड़ा कम होता है। और गैस की बात करते हैं तो गैस में आकर्षण बल बहुत ही नगण्य होता है, न के बराबर होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा हाई होता है आकर्षण बल, लिक्विड में थोड़ा सा होता है और गैस में बहुत कम होता है। आप समझ लीजिए माइन्यूट लेवल पे होता है, बहुत कम होता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, जो जनरली हम देखते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। यही 3 मुख्य पदार्थ की अवस्थाएं हैं और इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे ठोस अवस्था, सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं, किसको हम ठोस कहेंगे और ठोस के क्या क्या जो मौलिक गुण हैं, जो उसके अभिलक्षण हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ठोस वस्तु होता है, कोई भी ठोस वस्तु होता है, उसके अंदर जो अंतर आणविक बल होते हैं, उसके अंदर जो अणु होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कोई ठोस वस्तु है, अगर मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है, इसको हम कितना भी बल लगा करके, हाथ से बल लगा के इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे या इसके आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अणु जो हैं इतने करीब करीब होते हैं कि वो जल्दी टूटते ही नहीं हैं। हाँ, भले ही आप कुछ इतना बल लगा दीजिए कि ये टूट के एक दूसरे से अलग हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप ठोस को डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। इनका आकार हमेशा निश्चित ही होता है। किसके? ठोस का। ठोस का हमेशा आकार क्या होता है, निश्चित ही होता है, आकार में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो ठोस होता है, इस ठोस के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। आप इस पर कितने भी हथौड़े मारिए, बहुत हथौड़े मारेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत आकार में परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत मूलचूल परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ठोस होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका स्थिर आयतन होता है और नगण्य संपीड्य होता है। नगण्य संपीड्य मतलब आप अगर इसको पीटते हो किसी चीज़ों से तो बहुत कम इनमें आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये ठोस की बहुत ही बड़ी गुण है। और दूसरी बात, वाह बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। आप कितना भी बल लगाइए, एक पत्थर को ले लीजिए और खूब उसको तानने का प्रयास करिए, लेकिन वो तनेगा नहीं, वो अपने आकार में परिवर्तन करने का विरोध ही करेगा। फिर आगे देखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। ये दृढ़ होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आप इनके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। आप बहुत अत्यधिक बल लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, किंतु ये अपने आकार में परिवर्तन करने का बहुत ही ज़्यादा विरोध करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। जैसे इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, जैसे एक प्रश्न है
कि रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस में आता है? जैसे रबड़ बैंड होता है, आप रबड़ को देखते हो, उस रबड़ बैंड को आप क्या बोलोगे? वो ठोस है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या हम उसको तान करके उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं? ये दूसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछता है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जो बर्तन है उसमें चीनी और नमक रखा गया है, वो जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस शेप में या ग्लास में रखा जाता है, वो उसी का शेप ले लेता है, क्या ये ठोस है? इसके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे। अगला प्रश्न है, स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है, क्यों? स्पंज मतलब होता है वो जो सोख्ता फॉर्म में होता है, जिसको हम दबाते हैं तो दब जाता है, क्या वो ठोस में गिना जाएगा कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या स्पंज को हम ठोस में गिनेंगे या नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा, फिर भी इसका संपीड़न संभव है, अगर हम इसको ठोस मान भी लेते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि इसका संपीड़न नहीं हो सकता है या बहुत कम ही संपीड़न होता है, यानी उनके आकार में परिवर्तन होता है दबाने पर या बल लगाने पर। तो क्या हम इसको बोलेंगे, इस स्पंज को हम ठोस बोलेंगे कि नहीं? अगर बोलते हैं तो इसका संपीड़न हो रहा है, क्यों? तो इसका जवाब है ये। पहले प्रश्न का जवाब हम देखते हैं। तो पहले प्रश्न का जो जवाब है कि वाह्य बल लगाए जाने पर जो रबड़ बैंड का आकार है वो बदलता है और बल हटा लेने पर पुनः वह अपने मूल आकार में आ जाता है। जैसे आप रबड़ ले लीजिए, रबड़ को एक निश्चित सीमा तक तानिए, उसको तानने के बाद जब आप पुनः उसको छोड़ते हैं तो वो फिर से अपने ही रूप में आ जाता है। लेकिन इसका एक शर्त है, ज़रूरी नहीं कि वो उसी आकार में आ जाए। अगर आप अत्यधिक बल लगाते हैं, अत्यधिक बल लगाओगे तो वो रबड़ टूट जाता है और वह पुनः अपने पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है जो रबड़ के संबंध में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो चीनी और नमक के बारे में बोला गया था कि जिस चीज़ पे रखा जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट पर रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। ध्यान दीजिए, इनके जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे अगर आप नमक को किसी प्लेट में इस प्रकार से रखोगे तो जो नमक या इसमें चीनी है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो अणु हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। जबकि अगर आप इसको प्लेट में रखेंगे तो प्लेट में जाकर बिखर के बैठ जाएंगे, या फिर आप किसी ग्लास में रखेंगे तो ग्लास में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन इनके जो अणु हैं, ये अणु बदलते नहीं हैं। ये अणु ऐसा नहीं है कि छोटा हो जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लेट में रखोगे तो बड़ा हो जाएगा, मिठाई की तरह हो जाएगा, और ग्लास में रख दोगे तो एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनके आकार, जो उनके अणु है, वो छोटे छोटे ही रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न उसने पूछा था स्पंज के संबंध में, तो स्पंज के बारे में भी हम जान लेते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। स्पंज मतलब होता है एक सोख्ता। आप कभी कभी बोर्ड को पोंछने के लिए ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड में स्पंज का यूज करते हैं। उसमें देखा करोगे तो वो स्पंज आसानी से वो पानी को सोख भी लेता है और बहुत आसानी से किसी भी वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को मिटाने का काम भी करता है। तो स्पंज में क्या होता है, ये आसानी से दब जाते हैं। तो ये दबते क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच रिक्त स्थान होता है और इस स्थान में क्या भरा होता है? हवा भरा होता है। तो जो स्पंज होता है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं, जिससे इसका संपीड़न संभव है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जब हम क्या करते हैं, ये स्पंज होता है, स्पंज में छिद्र होते हैं, जो इसमें छिद्र बने हुए रहते हैं। जब हम इसको दबाते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं, तो जो छिद्र में हवा होता है वो हवा बाहर निकल जाता है और जिसकी वजह से ये दब करके पतला हो जाता है। दबाने पर क्या होता है, ये दब जाते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका संपीड़न संभव है। किस क्षेत्र में? स्पंज में ही ये संभव है, याद रखिएगा, पत्थर में नहीं है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि जो द्रव अवस्था है वो क्या है। तो द्रव अवस्था को देखते हैं, आज लिक्विड की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि लिक्विड क्या है। तो लिक्विड में क्या होता है कि इसमें इसका आकार जो होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ना ही इसका आकार तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। आप इसको जिस चीज़ में रखोगे,
जिस बर्तन में रखोगे द्रव उसी का स्थान ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। याद रखिएगा, आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आप पानी को अगर किसी ग्लास में रखोगे तो ग्लास का आकार रख लेगा, किसी टैंक में रखोगे तो टैंक का आकार ग्रहण कर लेगा, किसी और प्लेट में रखोगे तो प्लेट का आकार ग्रहण कर लेगा। तो जिस बर्तन में आप उसको रखोगे द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन कभी नहीं बदलेगा, आयतन हमेशा निश्चित होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि द्रव का आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। माफ़ करिएगा, द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में हम इन्हें रखते हैं उसी का आकार यह ग्रहण कर लेता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। द्रव हमेशा तरल होता है। तरल मतलब द्रव की अवस्था में होता है ये, इसे हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हम पाते हैं हमने देखा है कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। जो विसरण होता है वो ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु एवं पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, चाहे वो द्रव फॉर्म में हो या ठोस फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, सभी जीव जंतु कहीं ना कहीं पोषक तत्वों को इन्हीं रूप में लेते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में ले, चाहे द्रव अवस्था में ले, चाहे गैस अवस्था में ले। विशेष तौर पे ऑक्सीजन जैसे हो गया गैस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया गैस फॉर्म में है, जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी जीवधारियों अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जिसको जीना होता है वो श्वास लेता है। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इसी तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पृथ्वी पर स्थलीय जीव जंतु हो, सभी जीव किसी न किसी फॉर्म में ऊर्जा लेते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो। अगर जल में कोई मछली रहती है तो वो जल से ऑक्सीजन ग्रहण करके जिंदा रहती है। हम मनुष्य डायरेक्टली गैस को ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं, तब हम जिंदा हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तब जिंदा हैं। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से घुल मिलकर ज़मीन से पानी ले रहे हैं, वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रकार से ये पूरा सृष्टि जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इसमें जो जीवन यापन की प्रक्रिया है इसी प्रकार से संभव हो पाती है। इसके लिए ठोस, द्रव, गैस तीनों का फॉर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। सॉलिड भी का फॉर्म का भी होना आवश्यक है, लिक्विड का भी और गैस का भी। ये तीनों अगर होते हैं तभी हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव है। आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण थोड़ा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा जो द्रव का विसरण होता है वो ज़्यादा होता है, ठोस में विसरण कम होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्या कहते हैं, कार्य करता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, इस तरह हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, यानी ठोस में विसरण थोड़ा कम होता है, ठोस में विसरण कम होता है। लेकिन लिक्विड में यानी कि द्रव में क्या होगा, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ठोसों में रिक्त स्थान कम होता है और लिक्विड में ज़्यादा होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो आशा करता हूँ आपको ठोस और द्रव के बारे में पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कल हम अगले लेक्चर में हम गैस के बारे में पढ़ेंगे और गैस के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और
इस पे कमेंट करें आपको क्या चीज़ें समझ में आया, क्या चीज़ें समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको बता सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।